ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आजकल देश में सियासी बदलाव बड़ी तेजी से हो रहा है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र की सियासत से हुई। एनसीपी नेता अजीत पवार ने अपने ही चाचा शरद पवार को बड़ा झटका दिया। अब इसके बाद बिहार में भी सियासी बवंडर की बात तेज हो गई है। दावों का बाजार गर्म है तो सुशील मोदी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा या फिर चिराग पासवान, सबके अपने अपने दावे हैं। इन नेताओं का कहना है कि जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। लगातार एमएलए फोन कर रहे हैं। सुशील कुमार ने तमाम मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ये कहा कि जेडीयू के तमाम एमएलए लगातार फोन कॉल पे हैं। और जैसा कि कल आपने खबर सुनी होगी कि कैसे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का नाम जो है वो जमीन के बदले नौकरी के विवाद में उनके नाम से चार्जशीट दाखिल की गई है और ऐसे में अब इन तीनों को उसमें आरोपी बनाया गया। अब उसके बाद से सवाल ये उठ रहे हैं, जैसा कि सुशील मोदी ने भी पूछा है कि आखिर आरजेडी का इस गठबंधन का भविष्य नीतीश कुमार के अलावा और कौन है। जेडीयू के नेता विपक्ष के दावों को बेबुनियाद बता रहा है, लेकिन इतना तय है कि बिहार से लेकर यूपी तक, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक सियासी खेल लगातार जारी है। उधर आपको बता दें, पंजाब में भी अकाली दल को एनडीए अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। पहले भी दोनों ही पार्टियां गठबंधन में थी। अब ऐसे में क्योंकि लोकसभा चुनाव है, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि एनडीए के साथ कई बड़े दल हैं जो आना चाहते हैं। ऐसे में राजस्थान से लेकर के कर्नाटक तक हर तरफ सियासी दांवपेच जारी है। महाराष्ट्र में पटखनी के बाद शरद पवार, अजीत पवार में घमासान, तो वहीं कर्नाटक से खबर है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जेडीएस बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का मूड बना रही है। तो वहीं कांग्रेस में भी संगठन स्तर पर बदलाव के आसार हैं, जबकि बीजेपी ने 2024 के रण से पहले और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 4 राज्यों में नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। अब ऐसे में तमाम हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आज किन किन नेताओं ने इस तमाम मुद्दों से जुड़े हुए क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनवा देना बहुत जरूरी है। और सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया है। Not told anything with anybody. I don't know about the future of the decision of the center. I will discuss with Kumaraswamy also. So we are all together. We must fight this government. For that I am ready. Only our central leadership should give permission. I will discuss with Kumaraswamy also. We are together. We will go to fight against the corrupt government in future. Thank you. There is no alliance with the JDS party, sir? Not yet. We have not taken any decision so far. It is left to the central government, central leadership to take decision. Thank you. देखिए, महाराष्ट्र मत देखिए, यूपी को भी देखिए। यूपी में भी बड़ा उठापटक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार, उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। आप एक तरफ भ्रष्टाचारियों को सम्मानित कर रहे हैं, अपने वॉशिंग मशीन में धुलवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन में विपक्षी एकता में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, उन पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। तो ये डराने धमकाने से, और तेजस्वी प्रसाद यादव की बात, वो सब इन सब चीजों को जान रहे थे कि उन पर क्या होने वाला है। उनको भी इस बात का अंदेशा था कि क्या होगा।
तमाम पार्टियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है आपने तमाम हमारी रिपोर्ट में देखा, बाइट आपने सुनी सुशील मोदी से लेकर के तमाम नेताओं की बाइट हमारे पास है। हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए चर्चा में आज हमारे साथ जुड़े हैं पीयूष पंजी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो से बहुत बहुत स्वागत आपका। फहमीदा हसन खान, नेता एनसीपी के हमारे साथ जुड़ जाएंगी। चितरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत आपका। महेश वर्मा, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। चंद्रमोहन शर्मा, नेता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी को न्यूज इंडिया 24/7 में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और ऐसे में सबसे पहले मैं चलना चाहूंगी, हमारे साथ चितरंजन गगन जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। कल चार्जशीट दाखिल की गई चितरंजन गगन जी, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और साथ ही तेजस्वी यादव का नाम है। अब सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो फ्यूचर है इस महागठबंधन का, आरजेडी और जदयू का, भविष्य तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, उसके बाद भविष्य कोई पार्टी में है नहीं। और जो एमएलएज हैं वो लगातार फोन कॉल पे एक दूसरे से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट बीजेपी के साथ भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। बोलिए। देखिए, पहली बात, सुशील मोदी जी क्या बोलते हैं उनका कोई बहुत ज्यादा महत्व न उनकी पार्टी देती है, न दूसरे लोग देते हैं, न हम लोग देते हैं। उनको तो जो होता है अपना बोलते रहते हैं। अभी जो है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा चल रही है। इस जुगाड़ में है कि जितना बोलेंगे तो हो सकता है कहीं जो है सो अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी का कृपा उन पर बरस जाए और जो है तो कुछ उनको मिल जाए इस प्रयास में। लेकिन दूसरी बात यह है कि बिहार में जो चार्जशीट दाखिल किया गया तेजस्वी जी के खिलाफ, तो तेजस्वी जी तो काफी पहले यह बात बोल चुके थे। और जब महागठबंधन की सरकार बनी थी अगस्त में, उसी समय तेजस्वी जी ने बोल दिया था कि भाई जो है तो अब तो इनकी रफ्तार बढ़ेगी, सीबीआई, ईडी, आईटी, इसका रफ्तार अब तेज होगा। और जब 23 जून के यहाँ बैठक हुई उसके बाद तो और ज्यादा रफ्तार तेज होना है था। अभी देख रहे हैं सब जगह जो ईडी, आईटी, सीबीआई से छापामारी करवाते हैं और उस पर जो है सो दबाव बनाते हैं कि तुम जो है सो या तो हमारे साथ आ जाओ, तुमको मंत्री बना देंगे, थैली साथ से तुम्हारा जो है सो जेब गर्म करवा देंगे, जो चाहोगे सो मिलेगा, और नहीं तो जो है सो जेल जाने के लिए तैयार रहो। तो जो लोग तैयार हैं लड़ने के लिए, बिहार की भूमि वह भूमि है जहां से जो है सो हर आंदोलन को नेतृत्व देने का काम किया है। और यहाँ पर उनका यह कोई दबाव काम करने वाला नहीं है। और चाहे तेजस्वी जी पर जितना वो दबाव डालें, लालू जी पर, लालू परिवार पर, हाँ, लेकिन ये लोगों ने महसूस किया है कि लालू जी जेल जाना पसंद किए। लेकिन जी, ये बातें ठीक है, आप पार्टी की बात कर रहे हैं कि पार्टी के लोग, पार्टी के तमाम चीजें वो अपने, वो बिल्कुल सही है। लेकिन आपके पास समर्थन में आरजेडी के पास आपके पास एमएलएज भी तो होने चाहिए। अगर वो अभी अफरा तफरी के मोड में है, बातचीत कर रहे हैं, संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो सोचने विचारने वाला फिर तो माहौल है ना सर। नहीं, देखिए, यह स्क्रिप्टेड स्टोरी है, प्लांटेड स्टोरी है, या जो सब जगह इनके नेता बोल रहे हैं। सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। बिहार में जिन लोगों को इन्होंने अपने स्पाई के रूप में, अपने एजेंट के रूप में जनता दल में रखा था, आसिफ सिन्हा और इनको उपेंद्र कुशवाहा को, तो लोग चले गए। वो लोग भी चिंता करते थे, इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। और उसके बाद में अपना भाव बढ़ाने के लिए, अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए लोग बोल रहे थे। सच्चाई यह है कि जनता दल यू हो चाहे आरजेडी हो, यह कोई जाने वाला नहीं है। वास्तविकता यह है कि भाजपा के जो 17 सांसद हैं उनमें बेचैनी है। उन्हें यह लग रहा है कि जिस ढंग से बिहार में महागठबंधन बना है और जो माहौल बनते जा रहा है, अब पुनः उनको लोकसभा में लौटने की कोई संभावना नहीं है। बीजेपी तो भाजपा के सांसद जो हैं, भाजपा के सांसद संपर्क कर रहे हैं राजद से और जनता दल से कि उनको जो है इसमें अकोमोडेट किया जाए। ठीक है, हमारे साथ महेश वर्मा जी बीजेपी के नेता हैं। महेश वर्मा जी, 2024 एनडीए अलायंस, कितनी पार्टियां, कौन कौन सी दलें जो हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक एनडीए के साथ आने को तैयार हैं? क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये कहा है कि एनडीए के साथ कई बड़े जो दल हैं वो आने की कोशिश कर रहे हैं और शायद आएंगे भी। महेश वर्मा जी, आवाज आएंगे। भारत की जो राजनीति की जो दशा और दिशा है, दोनों
मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है महेश जी, बोलिए। मेरी हाँ, मैं कह रहा हूं कि भारत की राजनीति की जो दशा और दिशा दोनों बदली है। 2014 के बाद जो है 2019 में जब एनडीए ने हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया, तो उस समय सिर्फ एक ही मुद्दा था, और वो ये मुद्दा था कि विकास जो है देश का कैसा हो। अगर विकास आपको करना है तो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था आपको देनी पड़ेगी, आपको जनता की चिंता करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं वो जनहित की योजनाओं को जमीन पे उतारना पड़ेगा। 1 रुपए की चीज 85 पैसे लूट में चली जाए, ये इस सत्य से कहीं ना कहीं ऊपर उठ के काम करना होगा। ये जो नेता कभी, या वो लालू यादव हैं, या वो राहुल गांधी हो, या तेजस्वी यादव है, जब कभी अगर इन लोगों ने साहस किया और संविधान और कानून से ऊपर जाके जिस तरह से इन्होंने जनधन का लूट किया, और ये लूट का आधार सिर्फ ये था इनका कि हम कुछ भी कर लेंगे, कानून कुछ नहीं बिगाड़ेगा। याद करिए कि यही लालू यादव सजाए याफ्ता अपराधी हैं, जिनके अपराध को छिपाने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा पाप किया और ऑर्डिनेंस लाया गया, ताकि उनके अपराध को किसी तरह से, उनके पाप को छिपाया जा सके। तो सवाल है कि आज जिनकी नीति और नीयत और जिनकी पार्टी की रीति आज जो है ऐसी बन गई है कि बिहार में नीतीश जो है बीजेपी के आज 4 राज्यों में अब राज करना चाहते हैं। महेश जी, आप तो बीजेपी को ऐसे में बहुत बड़े स्तर पर आप समझते हैं बीजेपी को, तो ऐसे में मेरा सवाल है कि 4 बड़े राज्यों में आज बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्षों को बदला है। पंजाब, जिसमें सुनील जाखड़ को जिम्मेदारी दी गई है, क्या आने वाले समय में 2024 के पहले अकालियों के साथ, अकाली दल के साथ बीजेपी एक बार फिर से तालमेल बिठा सकती है? महेश जी, देखिए, हमारा अगर कहीं स्वाभाविक अलायंस है, थोड़ा जोर अगर बोलेंगे तो बहुत क्लियर आवाज आएगी, थोड़ा जोर। हमारे जो राजनीतिक हित में है उस मैं प्रीति जी ये कह रहा हूं कि जो हमारा राजनीतिक हित में है, या वो अकाली दल हो या अन्य हमारे और जो सहयोगी दल हैं जिनके साथ हम कर सकते हैं, जो जनहित से जुड़ी हुई चीजों को अच्छे से करने में हमारी मदद करें, सहयोग करें। निश्चित रूप से अकाली दल जो है हमारे से किसान कानून के ऊपर जो है अलग हुआ, उससे पहले सारी चीजों, उसमें भी उनकी जो अकाली दल की जो सांसद थी, मंत्री थी, वो कहीं उस कैबिनेट में उस कानून के बनाने में जो फैसला था उसमें वो शामिल भी रही। लेकिन कुछ ऐसी चीजें उस समय एक देश में एक वातावरण तैयार किया गया और उस वातावरण के शिकार कहीं अकाली दल हुआ। तो मैं मानता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, और कहीं जन सहयोग के दृष्टि से और जनहित के दृष्टि से और देशहित में पंजाब में सिर्फ यही नहीं देखा जाना चाहिए कि भाई वहां अकाली दल की भूमिका क्या है। अकाली दल ने वहां जो कुर्बानी दी है, त्याग किया है, और जितने नेता अकाली दल के शहीद हुए हैं वो समझ के उसको ध्यान में रखते हुए कहीं पंजाब में अगर भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि हमें वहां अकाली दल से गठबंधन करके राजनीतिक अगर कुछ इस तरह से हम प्राप्त करें, अपने उस लक्ष्य के तरफ आगे बढ़े जो कहीं हमें 2024 में प्राप्त करनी है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। हमारे साथ नेता है कांग्रेस के चंद्रमोहन वर्मा जी, माफ कीजिएगा, शर्मा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, माफ कीजिएगा। कांग्रेस को लेकर के भी, क्योंकि कर्नाटक अभी अभी ने जीता है, अब कर्नाटक से ये सुगबुगाहट आ रही है। सुगबुगाहट मैं कहूंगी सीधे कुमारस्वामी ने कहा है कि हमारे यहाँ भी एक अजीत पवार है और साल के अंत तक वो अजीत पवार कहीं बीजेपी में ना चला जाए। तो कर्नाटक भी एक स्टेक पर लगा हुआ है इस वक्त कांग्रेस के लिए, क्योंकि आगे जाकर के अगर फूट पड़ गई फिर कैसे आप संभालेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण, दक्षिण से लेकर पूरब 2024। देखिए, अभी हमारे मित्र जब बात करे तो उन्होंने बोला कि राजनीति की दशा और दिशा, बिल्कुल दशा और दिशा बदल गई है, और उसके अंदर एक सूत्र नाम का एक शब्द इजाद हो गया है कि सूत्र कह रहे हैं, और दिशा ऐसी हो गई है कि राजनीति के अंदर रात को और दिन के पहर के ऊपर क्या हो जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि जिस एथिक्स के ऊपर देश के प्रधानमंत्री
ये कहते थे कि राजीव गांधी, ये कहते हैं, अभी मेरे मित्र ने भी कहा कि 1 रुपया चलता है, 85 पैसे करप्शन में चले जाते हैं, 15 चले जाते हैं। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 रुपया भ्रष्टाचार में चला जाता है, मैं सबको देख लूंगा। 20,000 करोड़ रुपए का घटना एनसीपी के साथ होता है, और उसकी दशा और दिशा ऐसी हो जाती है कि प्रधानमंत्री मूक बने रहते हैं, प्रधानमंत्री के नेता, प्रधानमंत्री के पार्टी के व्यक्ति भ्रष्टाचारियों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि या तो भारतीय जनता पार्टी उस समय गलत बोलती है जब किसी भी एक विपक्ष की पार्टी के नेता को भ्रष्टाचारी बोलती है, या वो तब गलत होती है जब उन भ्रष्टाचारियों को अपने साथ जोड़ लेती है। ये जो सूत्र कह रहे थे, ये सूत्र भी मेरे को भी किसी सूत्र ने बोला था कि इसके लिए भाजपा का हाईकमान बहुत परेशान है। किसके लिए? सूत्र बता रहे थे कि भाजपा का हाईकमान बहुत परेशान है, कर्नाटक उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। कर्नाटक के लिए नहीं, उनको जनता के मूड के बारे में नहीं पता चल रहा, क्योंकि जनता का मूड उनके अगेंस्ट होता जा रहा है। तो अब वो जनता के मूड को भापते हुए वो ताकत, प्रशासन, तंत्र के बल के ऊपर सरकार और सरकार को पलटने की कोशिश। ठीक है, वो तो सतही बात है चंद्रमोहन जी, लेकिन आप अगर हम कोर राजनीति की बात करें, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स अभी राजनीति में, क्योंकि 2024 है, लोकसभा चुनाव है, यहाँ राजनीति की बात नहीं होगी, कोई भी पार्टी राजनीति नहीं करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में मैं आपसे कह रही हूँ कि जिस तरीके से कुमारस्वामी ने बयान दिया है, इस बयान के क्या मायने? वो कह रहे हमारे यहाँ भी अजीत पवार है, साल के अंत तक आप कर्नाटक देख लीजिएगा क्या हाल होगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कुछ भी नहीं, मैंने क्या बोले, सूत्र की खबर है, ये किसी नेता की खबर नहीं है। सूत्र आजकल हैवी हैं, देश के अंदर भ्रष्टाचार की सीमा पराकाष्ठा के ऊपर है। ऐसी सरकार के नेतृत्व के अंदर है जो सरकार 2014 में भ्रष्टाचार, परिवारवाद। ठीक है, विपक्षियों की अगली होने वाली मीटिंग बैंगलोर में थी, कैंसिल कर दी गई है सर? बिल्कुल कैंसिल इसलिए कर दी गई क्योंकि अभी टाइमिंग सेट नहीं हुआ है, और बेंगलुरु की मीटिंग का अभी अब मैं आपको बताती हूँ, पत्रकारों के हवाले से खबर है कि ये महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार बदली है और एनसीपी में अजीत पवार जिस तरीके से बीजेपी के साथ आए, और दूसरी तरफ अभी बिहार में जिस तरीके से उठापटक है, पार्टी गहन मंथन चिंतन में है। इसीलिए नेक्स्ट जो इनका मीटिंग होने वाला था बेंगलोर में, वो शायद कैंसिल किया गया है। जी, इसमें गलत क्या है? अगर जब इतने गठबंधन साथ हैं, इतने दल साथ है, 17-18 दल साथ है, और सारे दलों के तालमेल नहीं बन पाएगा, गलत नहीं है। अब यहाँ तो ये है कि एक तरह जा सकता है, गलत नहीं है कुछ। अब इसमें सवाल ये है, 2024 बहुत बड़ा चुनाव है, लोकसभा, ये आप भी समझते हैं, आप नेता हैं, मुझसे बेहतर समझते होंगे। अब ऐसे में जहां एक तरफ विपक्षी पार्टी दम भरती है कि हम सब एक हैं, मोदी को हराना है तो एक साथ आना है, और एक साथ में भी जब फूट दिखाई पड़ता है या फिर आपकी पार्टियों में एक मत्ता दिखाई नहीं पड़ती, तो सवाल बनते हैं चंद्रमोहन जी। हालांकि अब आगे बढ़ेंगे, मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हुए हैं, मैं आपका रुख करना चाहूंगी सर पीयूष जी। जिस तरीके से बयान अब बीजेपी की तरफ से आने लगे हैं और एक्सटेंशन की बात हो रही है, कोर एक्सटेंशन की बात हो रही है, कैबिनेट में बदलाव होंगे, विस्तार होंगे, संगठन के तौर पर 4 राज्यों में बड़े संगठन में जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो बदल दिए गए हैं। अब ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि एनडीए के साथ अलायंस करने के लिए बड़े बड़े दल तैयार हैं। इस स्टेटमेंट को एज एन जर्नलिस्ट आप कैसे देखेंगे, क्योंकि बहुत छोटा स्टेटमेंट नहीं है? देखिए प्रीति जी, ये एक जो है कि भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की राजनीति करती है, और ये तमाम स्टेटमेंट वही परसेप्शन के, देखिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है अपना आधार जो है खोती जा रही है, खिसकता जा रहा है उसका आधार। और जो विपक्षी दलों की जो एक बैठक हुई थी जिसमें काफ़ी विपक्षी दल शामिल हुए थे, वो एक वार्निंग सिग्नल था बीजेपी के लिए, और लगातार कर्नाटक इसके पहले हो चुका था। कल आपने देखा तेलंगाना में जिस तरह से राहुल गांधी की मीटिंग में जिस तरह से लोग आए, वहाँ लाखों लोग आए, वो भी एक वार्निंग सिग्नल है वहाँ के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक ये परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है, और अनुराग ठाकुर का जो स्टेटमेंट उसी संदर्भ में मैं देखता हूँ कि एनडीए के पक्ष में जो है एक हवा बनाने का काम हो रहा है पूरी तरीके से, जबकि स्थितियाँ देखिए बड़ी विपरीत हैं बिल्कुल। और अभी आप देखिए जिस तरह से जो है कि महाराष्ट्र में हुआ है खेल है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं एक और बात मानता हूँ प्रीति जी कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो बाय डिफॉल्ट रूल करना चाहती है। आप इलेक्ट होके आइए, जनता आपको चुनती है तो आप आइए, आप शासन करिए, लेकिन इस तरह के जो है लोटस ऑपरेशन का करके
और दूसरी तरीकों से जो है दूसरी सरकारों को गिरा के उनको तोड़ के दूसरी पार्टियों को तोड़ के अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं, अभी एकनाथ शिंदे के साथ भी जो है काफ़ी डिफरेंसेस चल रहे हैं और हो सकता है कि देखिए उसी संदर्भ में ये जो महाराष्ट्र में किया गया हो, क्योंकि अभी डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला लटका है और आने वाला ही है वो, और जहाँ तक जो खबरें हैं कि वो जो है वो खिलाफ जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई होंगे। ऐसे में जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बड़ा संकट खड़ा होता है, इसलिए उनके लिए ज़रूरी था कि एनसीपी या किसी और दल को भी तोड़ सके। एनसीपी सबसे बड़ा इस समय जो एक मुफीद उनको दिखाई दे रहा था। अजीत पवार जो है और छगन भुजबल जो है, छगन भुजबल देखिए मेन खिलाड़ी इसके छगन भुजबल हैं, और उन्होंने और वो उनका आपका अगर पास्ट आप देखेंगे किस तरह से जिस बात को भारतीय जनता पार्टी कह रही है लगातार करप्शन के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं और लगातार, लेकिन इतने करप्ट लोग हैं। छगन भुजबल का आप इतिहास देख लीजिए, तमाम केसेस उनके खिलाफ हैं, किस तरह करप्शन के केसेस उनके खिलाफ हैं। अजीत पवार के ऊपर भी केसेस हैं। तो उन्हीं सब लोगों को लेके अब आप सरकार बना रहे हैं, तो सिर्फ ये है कि दे वांट टू फॉर्म गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट। मैं ये कहूंगा आप अपने कार्यक्रम को लेकर आइए जनता के सामने और जीत के आइए। तो ये एनडीए के पक्ष में एक माहौल बनाने के लिए, और देखिए प्रीति जी क्या हो रहा है, सबसे बड़ा खेल आज की राजनीति में क्या हो रहा है कि जैसे सोशल जस्टिस बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन जो जातिवादी जो राजनीति हो गई पूरी, उसमें छोटे छोटे दल पैदा हो गए हैं, और ये छोटे दल जाति के आधार पे जो है पैदा हो गए हैं, जिनकी अपनी जाति समूह जो है छोटे जो उनके कुछ 5-10 हज़ार जो वोट उनके हैं, उसके आधार पे ये जो है कि इन्फ्लुएंस करते हैं वोटिंग पैटर्न को, और इसका फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को अपने एनडीए के खेमे में लाती है। इनको ये लालच देती है कि आप आओगे, आपको मंत्री बनाया जाएगा, आपको जो है कितनी सीटें दी जाएंगी, तमाम लालच। लेकिन पीयूष पंत जी ये तो पहले भी होता आया है, ठीक है, अगर आप होता था, लेकिन बीजेपी के लिए अगर प्रीति जी मैं कह रही हूँ बीजेपी का अच्छा था। इसका स्केल कम था। मैं कह रही हूँ कि अगर बीजेपी के लिए ये डेफिनेशन है आज के दौर पर, अगर हम समसामयिक बात करें, तो ऐसे में अब विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? वहां भी तो एक मत्ता नहीं है ना देश में अगर विपक्ष ही स्ट्रांग नहीं है, जहां पे गुट बनाने की बात करते हैं, जहां पे महाशक्ति बनाने की बात करते हैं, महाशक्ति बनाने की बात करने के ठीक दूसरे दिन आपके यहाँ से ऐसा स्टेटमेंट आता है कि पीडीए, अब अखिलेश यादव की पीडीए अलग हो जाती है, इधर आपके सीताराम येचुरी का पीडीए अलग हो जाता है, ऐसे भरोसा जनता किधर करे? निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा क्राइसिस है हमारी राजनीति का और राजनेताओं का, जो है कि वो एक विश्वसनीयता का जो एक तत्व होता है वो लगातार जो है कम होता चला जा रहा है। कम से कम आप अगर विपक्षी एकता के पैरोकार हैं तो आप जो है मजबूती के साथ खड़े रहिए, एक साथ रहिए, क्योंकि वही आपका लक्ष्य है और वही जनता आप पे विश्वास कर सकती है उसके ऊपर। लेकिन हो क्या रहा है कि इसमें कि अपने अपने स्वार्थ के तहत जो है राजनीति की जा रही है, और जहां मौका मिल रहा है ये भूलते हुए कि हमने इतने साल में पार्टी ने हमें क्या मौका दिया, हमें कितनी बार जितवाया, कितनी बार हमको कैबिनेट में वर्ष दी गई है, ये सबको भूल के जहां से फिर मौका मिल जाता है। देखिए हर पार्टी का एक पीरियड होता है, लीन पीरियड होता है, और एक होता है पीक पीरियड होता है, जब वो मौके मिलते हैं और नहीं। लेकिन आपकी अगर एक आइडियोलॉजी के तहत आप काम कर रहे हैं, पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य होता है उन जनता के लिए जो है काम करना। तो वो जहाँ पे ये क्या हो रहा है कि व्यक्तिगत करियर को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति को एक करियर बना के और उसको एक व्यवसाय बना दिया गया है, और इसलिए अपॉर्चुनिज्म का फायदा लेते हुए कोई आइडियोलॉजी का मतलब मुझे नहीं ऐसा है। लगता है आज आप कहीं हैं, हाँ। आज आप दूसरे बाद आप कहीं चले जाते हैं, तो आइडियोलॉजी का मतलब है आप विपक्ष को स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री, अब देखिए कल भी मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री की तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के साथ, विजन 47 की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप 24 के लिए क्यों सोच रहे हैं, आप लड़ क्यों रहे हैं 24 के लिए, 2047 के लिए। महेश वर्मा जी और साथी चितरंजन जी बहुत देर से कुछ कहना। तो इंडिया के सवाल इस माह घमासान में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत ब्रेक के बाद। और महेश वर्मा जी बहुत देर से मुस्कुरा भी रहे हैं और कुछ कहना भी जा रहे हैं, बताइए। देखिए जिस तरह का एलिगेशन हमारे एक पैनलिस्ट ने लगाया कि भाई वहाँ छगन भुजबल जी की वजह से ऐसे हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, और उस मजबूरी की वजह से कहीं हम महाराष्ट्र में जो है एनसीपी में ये दरार आई है और अजीत पवार जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। तब उन सज्जन की मैं अज्ञानता दूर कर दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की या शिवसेना की जो जनादेश था उसका कहीं पे अवहेलना, और किसी ने सबसे बड़ा अगर उस पर डेंट मारा और किसी ने सबसे ज्यादा उसका कहीं चीरहरण किया तो वो शरद पवार थे,
जो शिवसेना और भाजपा के जनादेश को उन्होंने कहीं ध्वस्त करते हुए महाआघाड़ी की सरकार बनाई उद्धव ठाकरे के साथ। तो ये तो वो बात करे ही ना कि जनादेश के अनुरूप वहां कोई सरकार बनी या नहीं बनी। अब रही बात कि वहां जो कुछ भी कहा जा रहा है, मैं चुनौती देता हूं किसी भी पैनलिस्ट के माध्यम से ये स्थापित कर दिया जाए आपके इस चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी उस तरह का कोई सहूलियत देने की बात कही हो जो कि यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह ने लालू यादव के लिए किया। उनके लिए ऑडियंस बनाया गया, उनके लिए उनके अपराध को और पाप को छुपाने के लिए क्या नहीं किया गया, जिसको राहुल गांधी जो है प्रेस क्लब में ड्रामा करते हुए फाड़े। अभी इस देश के संविधान और कानून को धक्का बताने का काम पिछले 25 और 30 साल से भ्रष्टाचार के मामले में किया जा रहा हो और पैसे को दोनों हाथों से अपने घर के और अपनी पीढ़ियों को खुशहाल रखने के लिए, एक परिवार को खुशहाल रखने के लिए जनता का खजाना लूटा गया। तो आप कहीं चितरंजन गगन अब एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। अब इस तरह का घृणित काम करने वाला, अब तेजस्वी के ऊपर आरोप लगा, आरोप पत्र दाखिल हुआ, कौन से नेता बोला है, कौन से नेता आके कहा है कि तेजस्वी को इस्तीफा दे देना चाहिए? अच्छा चितरंजन गगन जी बोलिए। हाँ होना चाहिए, बोलिए चितरंजन बोलिए। प्रीति जी महेश जी बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, भ्रष्टाचार पर 85% पर क्या क्या बोल रहे। मैं तो प्रारंभिक रूप में जो बातें थी मैंने रखा, लेकिन जब इनकी बात सुना तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है। यह है जनता के बीच में जाने के काबिल। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आज लगातार बैठता रहता हूं मैं पैनल डिबेट में, और मुझे आज खुशी हुई कि एक ऐसे पॉलिटिकल पत्रकार से या विश्लेषक से पॉलिटिकल एनालिसिस जो कर रहे थे पंत जी, बहुत खुशी हुई कि पहली बार एक ऐसे पीयूष पंत नाम है। अरे सर पीयूष पंत नाम है, वरिष्ठ पत्रकार हैं पीयूष पंत नाम। हाँ वही बहुत खुशी हुई कि आज एक निष्पक्ष पत्रकार से ये डिबेट में मुझे सामना हुआ। अच्छा सर, मतलब हम लोग आपको निष्पक्ष, अच्छा चितरंजन जी हम लोग आपको निष्पक्ष नहीं लगते हैं, मतलब क्या? नहीं, मैं आप पर नहीं सवाल उठाया प्रीति जी। मैंने कहा कि जो डिबेट में बैठते हैं तो पॉलिटिकल विश्लेषक के रूप में जो बैठते हैं और पत्रकार के रूप में भाजपा से ज्यादा भाजपा के प्रवक्ता रहते हैं। अच्छा ठीक है सर, बात रखिएगा, बात रखिएगा प्लीज। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको बुला के पटना में सम्मानित करिए। अच्छा बात पटना में सम्मान करिए। महेश जी अब अच्छा समय लिमिट रहता है। अब सुनिए, पहली बात भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे, भ्रष्टाचार पर शायद मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार का इतना बड़ा शरण स्थली का कोई इतिहास नहीं मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं अजीत पवार के बारे में और एनसीपी के बारे में कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। इनके वहां के डिप्टी सीएम महाराज क्या बोलते हैं, अजीत पवार जी चक्की पिसिंग। और हो क्या गया कि जो जिन पर बेचारे वो जो है सो किरीट सुमैया घूम रहे थे। अरे लालू यादव आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सजा याफ्ता अपराधी है। नहीं कर रहा, भारतीय राजनीति में इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता है। फोरम मेंटेन कीजिए, सजा याफ्ता अपराधी है। थोड़ी भी शर्म बची हो कहीं तो थोड़ा सा महेश जी मेरी रिक्वेस्ट बोलने दीजिए सीनियर पैनल दिखाई दे रही है। अच्छा थोड़ा सा बोलने दीजिए, थोड़ी देर के। सारे भ्रष्टाचारी इनके यहाँ, सारे दुराचारी इनके यहाँ वॉशिंग मशीन है क्या ही? मैं कह रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचार पर जिन पर आरोप लगा है माननीय प्रधानमंत्री जी, या तो प्रधानमंत्री जी पहले झूठ बोल रहे थे या बाद में जो ऐसा जो हुए स्वीकार है। इनके मंत्रियों को देख लीजिए, असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। मध्य प्रदेश में इनका मुख्यमंत्री कौन है, सबसे बड़का भ्रष्टाचारी, जिन पर जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जवाब देने के लिए तैयार हूँ हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर। सुनिए और लंबी चौड़ी भाषण देते हैं। कोर्ट का जो आदेश है उनके लिए वो बताने के लिए तैयार हूँ। आप नहीं बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते हैं।
कर्नाटक की चर्चा कर रहे थे। येदियुरप्पा साहब कौन है? येदियुरप्पा साहब को भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा था। तो सारे भ्रष्टाचारियों का येदियुरप्पा साहब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पढ़िए आदेश को। जनता के महंगाई पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक और मेहमान फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गई। एक और मेहमान फोन लाइन पे हमारे साथ फमीदा हसन खान है, नेता एनसीपी के हमारे साथ फोन लाइन पे बनाने का केवल परसेप्शन बना रहे हैं। एक बार जरा बोले सर प्लीज। एक महिला फमीदा हसन नेता है एनसीपी की मुंबई से, प्लीज। ठीक है, कितना डर गई है। अच्छा ठीक है सर। अब वो जो तो हाथ पांव मार रही है। अच्छा, डरी है कि नहीं डरी है वो तो अभी महेश वर्मा जी बताएंगे आपको। फमीदा हसन खान हमारे साथ नेता एनसीपी की, आज नए एनसीपी के दफ्तर का उद्घाटन किया है अजीत पवार ने। कह रहे शक्ति प्रदर्शन जब करना होगा, हालांकि कल है, तो वो कर देंगे। पार्टी किसकी, क्या कहेंगे फमीदा हसन, क्या कहेंगी आप? फमीदा हसन जी, फमीदा हसन, महेश वर्मा जी जवाब देंगे, बोलिए। उनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री जी अच्छा, जवाब तो ले लीजिए सर। चितरंजन जी, आपको इतना बोलने का मौका दिया, बोलिए बोलिए। भारतीय राजनीति, भारतीय चितरंजन जी, मैं चितरंजन जी, मैं डर के मारे बोल रहा हूं। सुनिए, मैं डर के बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी डर के बोल रही है। सुनिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं। डर इस बात का है कि जो तेजस्वी यादव, जिनको भ्रष्टाचार के मामले में जिस प्रकार से उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया, एक भी नेता, आखिर क्या कारण है कि राहुल गांधी जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, करेज नहीं है। ममता बनर्जी तीन भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, भतीजा उनका जो है वो रिहाई पे है। देखिए, अब भड़प में है। नहीं, हेमंत सोरेन सुन लीजिए। हेमंत सोरेन जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, पूरी दुनिया देगी। अब आ जाइए शरद पवार, चंद्रमोहन शर्मा, सॉरी बोलिए। महेश जी, तो दबाव में आते क्यों है चितरंजन जी? ठीक है, अरे दबाव में कौन है फिर? क्या मतलब? एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकंड। चितरंजन जी सुन लीजिए सर। लालू जी ने कल कहा है कि दबाव विपक्षी पार्टी बीजेपी कितना भी बना ले, कभी हमारी पार्टी से कोई गया है जी, कभी दबाव बन पाया है जी। अभी आप कह रहे दबाव बनाती है पार्टी। सर आप लोग एक ही स्टेटमेंट पे स्टिक क्यों नहीं रहते? अरे राजद पर नहीं दबाव बना के न ले गया अजीत पवार। अभी तो लालू जी कल कह रहे थे कि कभी कोई बना पाया है क्या? आपके कहने से रहेंगे क्या ये? अच्छा ठीक है, चंद्रमोहन चंद्रमोहन जी प्लीज, चंद्रमोहन जी यही धमकी देकर ना। अच्छा कांग्रेस के नेता भी बैठे हैं अपोजिशन में, सिर्फ आप नहीं है सर, चंद्रमोहन जी भी है, नेता है कांग्रेस के, बोल लेने दीजिए। फिर पत्रकार जी भी इतनी तारीफ की आपने, बोलने नहीं देंगे। दो प्रश्न आपसे करने हैं, उस पर आप जवाब दे दीजिएगा। अपने पार्टनर को बोलने दीजिए, अपने पार्टनर को बोलने दीजिए। बोलने दीजिए। महेश जी देखिए, देश के अंदर जो माहौल आपने 2014 के अंदर पैदा किया, उसके अंदर दो प्रश्न खड़ा हो गया, एक सिद्धांतवादी और सिद्धांतहीन। अब मुझे आप बता दें कि भाजपा को अब सिद्धांतवादी पॉलिटिक्स बोले या सिद्धांतहीन पॉलिटिक्स बोले, और किसको मुखौर बनाए इस चीज के लिए? आपने अभी परिप्रेक्ष्य में बात करते करते बिहार के नेता की बात करी और उसके ऊपर वही कहा कि वो सिद्धांतहीन पॉलिटिक्स करते हैं, भ्रष्टाचारी है, कहा आपने। और उसी का परिप्रेक्ष्य के अंदर महाराष्ट्र में आपने अजीत पवार को गले लगा दिया, और वही बात जो वो बोल रहे हैं कि चक्की पीसिंग। देश की जनता आज आपसे ये पूछना चाहती है, मैं चंद्रमोहन जी आपको मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर अजीत पवार को कोई भी हमने फेवर किया हो, जैसे कि आप मनमोहन सिंह ने किया, बात पूरी होने महेश जी सवाल सुन लीजिए। अच्छा महेश जी सवाल महेश जी प्लीज सवाल सुन लीजिए। क्या मतलब? अच्छा ठीक है, कांग्रेस की एक बार मौका बोलिए। इतनी जल्दी घबराइए मत। क्या तरीका है ये? मुझे माफ कीजिएगा, हमें बहुत बार फोन कॉल पे राहुल गांधी जो आपके साथ फोन कॉल पे जाना पड़ेगा। मैं आज चंद्रमोहन जी आपको पूरा समय दूंगी, बस एक सेकंड मुझे दीजिए। हमारे साथ फमीदा हसन खान है, नेता एनसीपी के, आज नए एनसीपी दफ्तर का उद्घाटन किया है
अजीत पवार ने, और कल शक्ति प्रदर्शन की बारी होगी। कह रहे हैं मेरे पास भरपूर समर्थन है, कल प्रदर्शन में सबसे बेहतर उनके साथ लोगों का प्रदर्शन होगा। और ऐसे में आज नए एनसीपी दफ्तर का उद्घाटन भी उन्होंने कर दिया। क्या कहेंगी आप? फमीदा हसन खान, चलिए संपर्क हमारा टूट जा रहा है बार बार। मैं कोशिश करूंगी एक बार फमीदा से हम बात कर ले। चंद्रमोहन जी बात कंप्लीट। देखिए 2014 से निरंतर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को ये करार दिखाता रहा देश के अंदर कि विपक्ष जो है भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके नेता। और इस परिप्रेक्ष्य को देश की जनता ने 2014 में सहारा भी, मैं नहीं कहता कि नहीं सहारा। 2014, 2019 और 24 के मुहाने के आने के बाद भी जहां 10 साल गुजर गए, महेश जी आप जैसा नेता जो भाजपा को जानता हो उसके पास सफाई की कहने की बातें नहीं है। अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किसी को भी आप बात कहते हो, लेकिन देश की जनता के सामने सच क्या आया? सच तो ये आया कि मुखरता से बोलने वाले देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की आवाज तो कई रेलों में उठाते चले गए, और भ्रष्टाचार की कार्रवाई के उन्होंने अपने नेताओं पे कोई कार्रवाई नहीं करी, भ्रष्टाचारी नेताओं को अपने साथ लिप्त कर लिया। इस विषय का जवाब आपको देना है। और ये बात हम कांग्रेस भी पूछती है, आपसे राहुल गांधी भी पूछते हैं कि आपके येदियुरप्पा कितने जो भी भ्रष्टाचारी उन सबको आपने पोर्टफोलियो दिया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और जिस महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य के ऊपर अजीत पवार ने जो 9 आदमी आपने शपथ दिलवाए विधायक, बिल्कुल उसमें 4 तो करप्ट है, जिसकी आवाज 20,000 करोड़ रुपए की आपने बोली है। चलिए फमीदा हसन आ गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की शपथ भी दिलवा दी। फमीदा हसन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है बोलिए। ठीक है, आज अजीत पवार ने नए एनसीपी दफ्तर का उद्घाटन किया है, कल शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। कह रहे हैं सबसे ज्यादा समर्थन उनके पास है एनसीपी का। जी क्या कहेंगे? कल दोनों तरफ मीटिंग है, और जो हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है फमीदा, बोलिए। कल जैसे कि पहला शक्ति प्रदर्शन पवार साहब का था सतारा के अंदर, उन्होंने बोला था मैं जनता के बीच में जाऊंगा। वो सबने देख लिया है कि जनता उनके साथ में है। वो आप लोगों को सबको दिख गया होगा जिस तरीके से लोग उनको मिलने आए और लोगों ने जो समर्थन दिया। दूसरी बात यह कि अभी जो भाजपा जो पार्टी है, भ्रष्टाचार जन पार्टी, तो उनका पूरा जो है एजेंडा एक्सपोज हो गया है। इनके साथ कोई भी बचा नहीं, हिंदुत्व नहीं बचा है। बॉर्डर पर भी शांति बनी हुई है। हिंदू मुस्लिम का इनका कार्ड नहीं चल रहा है। कभी तोड़े जो डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी इन्होंने चालू किया है। थोड़े टाइम 27 जून के दिन प्रधानमंत्री उन पर आरोप लगाते हैं, राष्ट्र के देश के प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं। छोटा मोटा नेता बोलता था तो बात चलती थी, लेकिन उसके बाद में 2 जुलाई 4 दिन के अंदर अंदर तुम उनको अपने भ्रष्टाचारियों को अपने तक सम्मिलित करते हैं। जो 40 अंगारे को इन्होंने मंत्री पद दिया नहीं है, ये 9 जो गए उनको मंत्री पद दे दिया। तो ये क्या करना चाहती है बीजेपी? बीजेपी का एजेंडा क्या है? इसका सिद्धांत क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहना यही एजेंडा है बीजेपी का? उसके लिए कुछ भी कोई भी। लेकिन अजीत पवार गुट ये कह रहा है, अजीत पवार एनसीपी का गुट ये कह रहा है कि जब काम को पहचान नहीं मिलेगी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तो वो क्या करेंगे? काम को पहचान नहीं मिलेगी तो पहले से 15 साल पार्टी में सत्ता में थे, जब भी अजीत दादा की पोजीशन डिप्यूटी सीएम वगैरह सारे पद उन्होंने लिए हुए थे। अभी भी उन्होंने डिप्यूटी सीएम विरोधी पक्ष में थे तो सारे पद उनके पास ही थे। ठीक है, पीयूष पंत जी क्या कहेंगे आप इस पर? फमीदा अहमद बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं, क्या कहेंगे आप? जी जी देखिए प्रीति जी, नहीं बात देखिए सही है, क्योंकि ये देखिए ये सब एक कहने की बात होती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हमको वर्कर्स को नहीं हुआ, तो आखिर आप अभी क्यों, पहले क्यों नहीं आपने किया? और अभी भी तो आप डिप्टी सीएम थे जब अगाड़ी की सरकार थी वहाँ पे, तो बाकायदा आपको दिया है। और शरद पवार, ये बात सही है कि अजीत पवार और शरद पवार के जो कहीं न कहीं उनका मनमुटाव चलता रहता था सत्ता के को लेके, या परिवार के अंदर जो एक संघर्ष था वहाँ पे, और वो हमें नाराज रहते थे थोड़ा बहुत। लेकिन उसके बावजूद जो है शरद पवार जी ने जो है कि अजीत पवार को काफ़ी मौके दिए, काफ़ी आगे बढ़ाया पार्टी के अंदर, और डिप्टी सीएम वो थे उस समय जो है।
तो ऐसा नहीं है कि अभी डिप्टी सीएम बन गए तो उनको पार्टी ने नहीं दिया था। तो ये मुझे लगता है कि ये हम लगातार देख रहे हैं प्रीति जी कि हर पार्टी में ये बात दिखाई देती है कि जब मौका मिलता है आदमी पाला पलट लेता है, फिर कहता है कि साहब हमें तो मौके नहीं मिलते थे, हमारा तो जो है कि कोई पूछ नहीं होती थी, हमें कोई महत्व नहीं दिया जाता था। ये एक आम बात सी बन गई है, अपने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के किसी भी पाले में चले जाना और अपने को आगे बढ़ाना, ये एक भारतीय राजनीति का विशेष गुण बनता चला जा रहा है। उसी के तहत हम तमाम चीजें देख रहे हैं। वो प्रीति जी, उनके पास में वित्त मंत्री पद भी उनके पास ही था, विरोधी पक्ष नेता पद भी उनके पास ही था, तो कौन से पवार साहब ने उनके साथ में नाइंसाफी की थी? ठीक है महेश वर्मा जी नेता बीजेपी के। देखिए, मैं प्रीति जी एक बात आपको कहूंगा कि जो महाराष्ट्र का घटनाक्रम है ये स्पष्ट रूप से ये संदेश दे रहा है कि इस देश में जो है एक जो परिवारवाद के तहत जो पार्टी चलाने की परंपरा है उसका कहीं ना कहीं ये प्रतिकार है, और वो प्रतिकार जो है वो साफ दिखाई दिया जब शरद पवार जी ने बिना किसी विवाद तय किए हुए अपनी बेटी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अब बात आ जाइए कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, या वो तेजस्वी यादव हो, या वो ममता बनर्जी हो, या हेमंत सोरेन हो, ये जितना मैं नाम ले रहा हूं आपको, ये सब उस परिवारवाद के तहत और भ्रष्टाचार के तहत ये पनपे हुए नेता। अब तो ये दूसरी पीढ़ी में भ्रष्टाचार घुस रही है राजनीति की। तो अब सवाल है कि ऐसे में अगर देश में इस तरह के बनाम और राजनीति जहां नीति नहीं है, नियत नहीं है, रीति नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है राजनीति की, वहां पे लोग आजीज होकर कहां जाएंगे? एक राजनीतिक आदमी को कोई ना कोई ठिकाना चाहिए, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी अगर उसमें मुफीद साबित हो रही है और इसके वजह से अजीत पवार सहित उनके भतीजे सहित तमाम लोग अगर ये निर्णय ले रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी में जाना है और वहाँ काम करना है, कौन सी गलती हो गई? क्या ऐसा गलत किया गया? कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? कौन से भ्रष्टाचारी को हमने समर्थन कर दिया? ये सवाल है। चित्ररंजन जी, अब इतना सरासर झूठ बोलिएगा, ये उस तरह का नहीं है घटना जैसे घटना यूपी में घटी, जिसको आप भ्रष्टाचारी कहते हैं। 2 दिन के बाद उसको जो सो महिमा मंडित करते हैं मंत्री बनाकर, डिप्टी सीएम बनाकर। इतना सरासर इतना झूठ बोलिएगा। देखिए, जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। आप लाख पर डीके शिव कुमार जिसका 1100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति ईडी में जब्त है, जिसके घर से 11 करोड़ रुपया कैश मिला, वो आज देश का डिप्टी मिनिस्टर है। केजरीवाल के नहीं केजरीवाल ने यहाँ पे 11,000 करोड़ का शराब घोटाला किया। आप लोगों के मुंह, आप लोग गूंगे, बहरे, अंधे बन गए क्यों? कारण बताइए ना। आप भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, कहिए। कहते हैं ना, यादव तो खुल के कहते हैं कि हम हैं भ्रष्टाचारी। बोलो क्या? अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं जिस पर 70,000 करोड़ का घोटाला का आप आरोप लगा रहे थे। चंद्रमोहन शर्मा जी, जेल भेजने की बात और फडणवीस कर रहे थे, ये भ्रष्टाचार करे। आप नौकरी के बदले में गरीबों से जमीन ले लें और उसके बाद आप कहें कि नहीं, हमने हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये क्या मतलब बनता है? इस देश में कानून नहीं है, संविधान नहीं है, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी गलत काम कर रहे हैं, ईडी का मामला 8 साल के बाद चार्जशीट हो रहा है उनके खिलाफ, क्या मतलब बनता है? क्योंकि वो नेहरू 8 साल तक क्या कर रहे थे? प्रतीक्षा कर रहे थे क्या? नहीं 8 साल तक प्रतीक्षा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को राहत नहीं देती है। ये चीज जो है आप लोग को बुरा लगता है। चलिए चंद्रमोहन जी भी कुछ कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन जी बताइए ना कि कौन आदमी हमने किसको समय कम है, एक-एक करके चंद्रमोहन शर्मा जी बोलिए, बात रखिए जल्दी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है प्रीति जी? नहीं, कौन से कोर्ट ने ये कहा कि हमने किसी भ्रष्टाचारी को सपोर्ट किया है? सरकार ने सपोर्ट किया, बताइए। मेजी सुन लीजिए, किया है आपने। आप लोग दस्तावेज कहेंगे कि हम गलत हैं। कोनार्ड जो है, नहीं तो आपको जिनके खिलाफ आपने मेघालय में चुनाव के समय जो है लगातार अमित शाह जी ने और मोदी जी ने लगातार कोनार्ड शर्मा के खिलाफ जो है लगातार क्या क्या नहीं कहा उनके भ्रष्टाचार को लेके।
आज आप जो है उन्हीं की सरकार के साथ उनके साथ बैठे हुए हैं वहां मेघालय में। अरे ये क्या है आपका? शर्मा के लिए ये कहां से गुवाहाटी हाई कोर्ट ने आप ये बोलकर गुवाहाटी हाई कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं। हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी को पढ़ी है, दिखाने के लिए मना कर दिया किसी को भी। जब भाजपा बोलती है तो देश की जनता हंसती है, जब आप भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो देश की जनता हंसती है कि जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम किया। ठीक है पीयूष पंत जी, क्या देश की जो राजनीति है वो बदल रही है अब? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या देश की राजनीति 2024 के पहले पहले बहुत हद तक बदल जाएगी? नहीं देखिए, राजनीति तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति तो चलती रही है हमेशा से। और ये जो देखिए यूपीए और एनडीए, आपको याद होगा पहले कांग्रेस थी तो उसने यूपीए बनाया जिसमें तमाम छोटे छोटे दलों को शामिल किया, क्योंकि देखिए वोट बैंक की राजनीति है और उसमें तमाम जो समूह हैं उनके वोट आपको चाहिए, क्योंकि अब हर पार्टी अपने आधार पे जो है उसके थोड़ा मुश्किल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2019 में उसने ये सफल रही इसमें कि अपने आधार पे वो उतनी सीटें लेके आई जितनी की उसको चाहिए होती हैं, लेकिन फिर भी उसने अलायंस किया ये इंश्योर करने के लिए कि उतनी सीटें उसे मिले ताकि वो वोट, उन समूहों का वोट उसको ट्रांसफर हो। तो ये राजनीति देखिए हमेशा से होती रही है। आप पहले होती थी कि आप जो है कि कल्याण के आधार पे होती थी कि आप हर समूह का कल्याण करना है, साथ लेके चलना है। अभी होता है कि अपने फायदे के लिए कौन से जाति समूह को लेके चले, कौन सा इक्वेशन बनाया जाए जिससे कि हम सत्ता पे लौट के आ जाएं, सत्ता पे बैठ जाएं। तो ये राजनीति होती है, उसका स्केल लगातार मैंने आपसे पहले भी कहा प्रीति जी बदलता जा रहा है, भ्रष्टाचार का स्केल बढ़ता चला जा रहा है, ये जोड़ तोड़ और जो है पार्टियों को तोड़ के मिलाना और इस तरह सत्ता में आना, इसका स्केल, ये बीमारी रही है भारतीय राजनीति में। ये 70 के दशक से हमने देखा है, लेकिन अब ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है और मुझे लगता है कि ये चालू रहा तो हमें ये कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारों की बात करना मुझे शायद लगता है कि मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जोड़ तोड़ से ही सरकारें बनने लगेंगी। तो ये जो है कि फाइनल कमेंट जाएंगे चंद्रमोहन शर्मा जी, शुरुआत आपसे। महेश जी, जो बात आप परिवारवाद की कर रहे थे, जिस विषय के ऊपर आपने अजीत पवार की बात करी, उसी के अंदर प्रमोद महाजन की पुत्री पूनम महाजन, जी फडणवीस के पुत्र डी फडणवीस और गोपीनाथ मुंडे की पुत्री पंकजा मुंडे, ये परिवारवाद नहीं है। सिर्फ परिवारवाद जहां आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से सरकारों को गिराना है, अपनी सहूलियत के हिसाब से भ्रष्टाचारियों को अपने साथ जोड़ना है, वहां परिवारवाद। और राहुल गांधी की तो बात आप करेंगे, क्योंकि आपके जितने भी नेता और प्रवक्ता है उनको दो चीजें सबसे ज्यादा सिखाई जाती है, गांधी नेहरू परिवार का नाम लेना, क्योंकि उससे ज्यादा आपके पास 10 सालों में कहने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास 10 सालों में कुछ कहने को होता तो आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के द्वारा की हुई विरासतों के अगेंस्ट के अंदर हमने ये डेवलपमेंट देश के सामने करके दिखाई है, जो आपके पास है नहीं। एक लकीर राहुल गांधी खींचते हैं, आपका पूरा मंत्रिमंडल उस लकीर के ऊपर जाता है। ये परिप्रेक्ष्य राहुल गांधी जी ने आपकी राजनीति में ठीक है पीयूष पंत जी, फाइनल कमेंट। देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से देखिए ये जो जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, भारतीय राजनीति जो है वो एक सोचने वाली बात है। क्या इसी तरह हम जो है लगातार उसमें गिरावट आती चली जाएगी या हम उसको बेहतरी करेंगे? और एक जो है अच्छे कार्यक्रम देके लोगों की बातें को उनकी बेहतरी करके उसके आधार पे भले ही हम जीते या हारें, लेकिन इस तरह के अपॉर्चुनिस्टिक जो है अलायंसेस क्या बना के हम सिर्फ सत्ता में काबिज होना ही अपना मकसद बनाएंगे क्या? मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सवाल है जो सभी पार्टियों के सामने ये होना चाहिए। ठीक है, महेश वर्मा जी फाइनल कमेंट। 2024 में लोगों को भी वोट उसी तरह से देना चाहिए। महेश वर्मा जी फाइनल कमेंट। देखिए मैं प्रीति जी मानता हूं कि जिस देश की तिरंगा लेकर लोग अपनी जान बचा रहे हो बाहर में, जहां पे जो है आज 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही हो, जो विश्व की जो है अर्थव्यवस्था में 5वां बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका हो, जहां पे आज 50 लाख करोड़ का बजट हो, जहां भ्रष्टाचार जो है जहां भ्रष्टाचार जो है वो सिसकी ले रही हो, दम तोड़ रही हो, जहां कानून और संविधान स्थापित हो रहा हो, जहां लुटेरों को कहीं सजा मिल रही है, या वो मुख्तार अंसारी हो या वो अतीक अहमद हो, ये गुंडे, ये जहां अपराधी और भय भूख भ्रष्टाचार को मिटाने की हर संभव कोशिश हो रही हो, वहां पे ऐसे लोग एक गुटबंदी बना के, एक गुट बना के और सारे जो जितने भ्रष्टाचारी के नाम पर जो ये जुटते हैं,
इनके ऊपर ठीक जो है है। जनता की नजर समय कम है। चित्ररंजन गगन जी, फाइनल कमेंट। प्रीति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में बोला था कि हिंदुस्तान के डीएनए में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो यह महसूस करना चाहिए भाजपा के लोगों को कि वह जो कुछ भी कर रही है देश की जनता देख रही है, और शायद यह भूल रही है कि गलती कांग्रेस ने किया था, विपक्ष के सारे नेताओं को मीसा के अंदर जेल में बंद कर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ। समय की थोड़ी कमी है, माफ कीजिएगा। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए। लेकिन आपने देखा कैसे भारत की राजनीति पूर्व से लेकर पश्चिम तक बदल रही है, और वैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से एनडीए अपने विस्तार की बात कर रहा है, लगातार कैबिनेट में बदलाव की बात कर रहा है, और तमाम बड़ी पार्टियां और दलें जो ये कह रही हैं, जिस पर कयास लगाया जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं वो एनडीए के साथ आकर मर्ज हो सकती है। 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण दिलचस्प होने वाला है। कई बड़ी पार्टियां क्या करेंगी और साथ ही एनडीए का आगे का मूव क्या होगा, इस पर पूरे देश की नजर है। साथ ही बीजेपी अपने इस कैबिनेट के विस्तार में क्या कुछ करने जा रही है, इस पर भी देश भर की नजर है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और साथ ही देखना न भूलें हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।